जब ये कहा जाता है कि आपकी आपकी सबसे बहुत अच्छी दोस्ती है, रिश्ते हैं, सब कुछ है, तो लोग ये भी कहते हैं कि आप उद्धव ठाकरे पे, आदित्य ठाकरे पे कोई एक्शन नहीं लेते। जैसे कहा गया कि कोविड के समय में आदित्य ठाकरे के दोस्त डीनो मौर्या को कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह चले गए, आपने कहा इसमें गड़बड़ी हुई, घोटाला हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन इतने साल से जांच चल रही है, उसमें कुछ होता ही नहीं है। नहीं, उनके लोग जेल में है भाई, सारे घोटालों में उनके लोग जेल में गए और अभी भी उनके प्रमुख लोग जेल के अंदर है और अभी भी उस घोटाले की जो तफ्तीश है, उसकी जो जांच है वो चल रही है। तो आदित्य ठाकरे कभी जेल जाएंगे? देखिए, मैं किसी को जेल में भेजने की राजनीति नहीं करता, ये उसके लिए मैं बैठा भी नहीं हूं और ये मेरा काम भी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस का काम है। इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको जेल में भेजना पुलिस का काम है, इसका फैसला मैं नहीं करता। लोग कहते हैं आप सिर्फ डराते हैं, जैसे दिशा सालियान केस, उसमें भी आप लोगों ने आदित्य ठाकरे को डरा के रखा हुआ है। नहीं, देखिए, दिशा सालियान के केस में पहले दिन से मैंने ये भूमिका रखी कि पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करेगी उसी पर हम निर्भर करेंगे। मैंने कभी आरोप लगाया नहीं, मैंने कभी उस पर बयान दिया नहीं। एक भी बार आदित्य ठाकरे दोषी है या दोषी नहीं है, इस पे कोई बयान मेरा नहीं है। मैं कभी ऐसे मामलों में बयान देता नहीं हूं, मैंने दिया नहीं है। अब उस मामले में पहले वो दिशा के पिताजी कुछ अलग कहते थे, बाद में वही कोर्ट चले गए, इसलिए अब उसकी जांच चल रही है, कोर्ट के आदेश पर चल रही है, जो जांच में आएगा वो आएगा। लेकिन मैंने कभी भी इस प्रकार से नीचे गिरकर कोई आरोप करना है मैंने नहीं किया। देवेंद्र जी, आपकी पॉलिटिक्स का आपने एक स्तर मेंटेन किया, ये तो सब कहते हैं, और इसीलिए कई ऐसे, मतलब हम कहेंगे कि नॉर्थ इंडिया में भी बहुत लोग जब चर्चा करते हैं कि नरेंद्र के बाद कौन, तो देवेंद्र, योगी आदित्यनाथ, ऐसी बहुत सारे नाम चलते हैं, आप उस लिस्ट में रहते हैं। मुझे बहुत नीचे रख दीजिए। देखिए, पहली बात तो आपका प्रश्न आने से पहले बता देता हूं कि इन दिल्ली देयर इज नो वैकेंसी। 2029 तक मोदी जी है और 2029 के बाद भी मोदी जी ही है, ये पहले समझ लीजिए। उसके बाद हमारे पास मेरे से अच्छे, मेरे से कॉम्पिटेंट और मेरे से वरिष्ठ ऐसे कई नेता हैं। कहीं पर भी उस लाइन में मैं नहीं हूं, उस लिस्ट में मैं नहीं हूं, उस तरफ मैं देखना भी नहीं चाहता। आपका जो मैं एक पुराना वीडियो देख रहा था, मोदी स्टोरी करके एक ट्विटर हैंडल है, और उस पर आप एक पुराना किस्सा बता रहे थे कि मोदी जी से आप बहुत पहले मिले थे, कि एक छोटे कमरे में कैसे रहते हैं। अब जब आप मोदी जी से मिलते हैं, जब आप सीएम हैं और इतना काम कर रहे हैं, आपको कोई इंटरेक्शन याद है मोदी जी का जो आपको लगता है कि भाई ऐसा नेता मैंने नहीं देखा है? हर इंटरेक्शन ऐसे ही होता है कि मोदी जी के पास जो पर्सपेक्टिव है और जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो अलग ही है। मतलब आप क्या सोचकर जाते हो और आप क्या लेकर आते हो, ये हमेशा अलग ही होता है। मतलब कई बार हम जो कहते ना कि जहां हमारी सोच समाप्त होती है वहां उनकी सोच शुरू होती है, इसका अनुभव मैंने कई बार लिया है। तो ऐसे कई अनुभव मैं बता सकता हूं। एक सबसे महत्व की बात यह है कि देखिए, मोदी जी के साथ हम फ्रीली कोई भी बात कर सकते हैं। मोदी जी इज अ वेरी गुड लिसनर। कई बार बड़ा नेता जो होता है ना, सुनता नहीं है। मोदी जी का बिल्कुल उल्टा है। आप अगर आधा घंटा आप ही बोलते रहेंगे तो भी आधा घंटा वो सुनेंगे। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत। हाँ, ये बात जरूर है कि चूंकि हमारे लिए बहुत आदरणीय है और एक प्रकार से हम सभी उनको पिता तुल्य मानते हैं, बहुत आदर हमारे मन में, तो एक पिता के समान जब आदर होता है तो आपके बोलने में एक मुझे ऐसा लगता है कि आप भी कुछ लिमिट्स रखते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि उन लिमिट्स को तोड़कर भी कभी हम उनसे बात करें तब भी वो सुनते हैं, और फिर उसके बाद पूरा आपका सुनने के बाद अपना ओपिनियन फर्मली देते हैं, अपने ओपिनियन पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आपको कभी मोदी जी या अमित शाह जी से डांट पड़ी है? मोदी जी से एक दो बार पड़ी है डांट। हाँ, अच्छे से पड़ी है। अब कोई उसमें देखिए, गलती करेंगे तो मोदी जी डांटेंगे ही, लेकिन उनके डांटने का कारण ये नहीं होता कि आपको नीचा दिखाना है। उनके डांटने का कारण ये होता है कि आपसे अपेक्षा है उनको अपेक्षा है कि भाई ये मेरा मुख्यमंत्री है तो इसने ऐसा ही काम करना चाहिए। उस अपेक्षा के लिए वो डांटते हैं, इसलिए मन में नहीं रखते, डांटते हैं, आपको सुधारते हैं, दूसरे समय से इज नेचुरल। अमित भाई जो है, ये इनका और हमारा रिश्ता जिस प्रकार का है, अमित भाई डांटते कभी नहीं है, फर्मली अपनी बात कहते हैं, और अमित भाई अगर कोई बात कहे तो उसको हम मान ही लेते हैं। क्योंकि अभी
पिछले 10-11 सालों में मैंने हमेशा ये देखा है कि ट्रबल शूटिंग करने की जब बात होती है तो अमित भाई हमेशा आगे होते हैं। जब ये महाराष्ट्र में लोकसभा में सीटें कम आई, आपको याद है कि थोड़ा तो आदमी कुछ भी बोल ले लेकिन अंदर से डिमोरलाइज तो होता ही है कि इतनी मेहनत की और नहीं आया उस तरह का रिजल्ट। आपको याद है उस वक्त आपकी दिल्ली में नेतृत्व से या मोदी जी से क्या बात हुई, उन्होंने आपको क्या हिम्मत दी या क्या फिर स्ट्रैटेजी चेंज की कि एकदम से ऐसा हुआ कि राहुल गांधी वो कहने लगे कि आप लोग वोट चोरी करके फिर जीत गए विधानसभा? ये मैं निश्चित रूप से लोकसभा के रिजल्ट के बाद निराश हुआ, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं था कि इस प्रकार का रिजल्ट आएगा। हाँ, दूसरे फेज के बाद मुझे ध्यान में आ गया था कि जमीन खिसकी है और संविधान बदलेगा का नैरेटिव चल पड़ा है, जो महाराष्ट्र में बहुत ही घातक है। ये महाराष्ट्र में हमको ये आपको लग गया था? हाँ, लग गया था। लेकिन फिर भी मैं ऐसा मानता था कि चलिए 25 सीटें आएगी 48 में से, सीधे 17-18 पर हम लोग आ गए, तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक झटका था। और इसलिए मैंने उस समय ये कहा कि भाई हम नैरेटिव भापने में गलती कर गए और उस हार की सारी जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ली। मैं मानता हूं कि मैं लीडर था, मुझे समझना चाहिए था कि यह गलती हो रही है, मैं नहीं समझ पाया, इसलिए हार हुई, जो बाद में हमने उसको चेंज करके भी दिखाया। तो जब मैंने ये कहा कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि इस हार की जिम्मेदारी लेकर मैंने इस्तीफा देना चाहिए, तो मोदी जी ने, अमित भाई ने, दोनों ने मुझे बताया कि भाई कोई इस्तीफा वगैरह देना नहीं है, लड़ाई करो, वापस विधानसभा है, विधानसभा को चुनकर लाओ, क्या गलतियां हुए उसको कैसे सुधार सकते इसको। उसके बाद आपने इस्तीफे की पेशकश की थी? हाँ, मैंने की थी। 1 महीना मैं लगातार ये इन्वेस्टिगेट करता रहा कि ऐसा क्या हुआ कि इस संविधान बदले का नैरेटिव तो ये हर चुनाव में लाते, इस चुनाव में परकुलेट क्यों हुआ। और फिर उसकी मोडस ऑपरेंडी मेरे ध्यान में आई, कौन सी अर्बन नक्सल संगठनाएं उसके अंदर काम कर रही। मैंने तो विधानसभा में प्रूफ के सहित ठोस सबूतों से वो दिखाया, उसको डिसाइफर किया और फिर उसका काउंटर नैरेटिव हमने खड़ा किया। और फिर जो एक है तो सेफ है का नैरेटिव, ये नैरेटिव चला और हम विधानसभा जीते। देवेंद्र जी, मैं जब आपसे बात कर रहा हूं मुझे ऐसा लगता है कि आप ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति तो है ही, जमीन से जुड़े व्यक्ति तो है ही, मेहनत करने वाले व्यक्ति है ही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इमोशनल व्यक्ति भी हैं और बिना इमोशन के इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। क्या जब आप ये देखते हैं कि लोग आपको हरा नहीं पा रहे और फिर आपकी फैमिली को टारगेट करते हैं, आपकी पत्नी को टारगेट करते हैं सोशल मीडिया पे, ये सब आपको हर्ट करता है? हर्ट तो बिल्कुल करता है। देखिए क्या होता है कि इस प्रकार से जब बहुत ही निचले स्तर पर जाकर ट्रोल किया जाता है, गंदगी फैलाई जाती है, तो दुख होता है। और देखिए मैंने तो हमेशा ये मेरी पत्नी को भी कहा है कि राजनीति में रहने की कीमत है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो विचारों से आपका प्रतिवाद नहीं कर सकते, जो लड़ाई में आपसे नहीं जीत सकते, वो लोग केवल आप पर कीचड़ उछालकर अपने मन को जीत का एहसास दिलाते हैं। तो कई बार मेरी पत्नी भी बहुत नाराज हो जाती है कि भाई देखो इस प्रकार से मेरे साथ व्यवहार हो रहा है, लेकिन दुख होता है, लेकिन अब उसको मैनेज करने की, उस दुख को सहने की आदत हो गई। ये अच्छी बात है और पॉलिटिक्स में ये चीजें जब होती हैं तो दिखाता है कि फिर सामने वाले को कुछ मेन मुद्दा नहीं मिल रहा, तो फिर वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। आखिर में देवेंद्र जी, कोई एक चीज जो आपको लगता है कि महाराष्ट्र को लेकर, और चूंकि बीएमसी के इलेक्शन है तो मुंबई को लेकर आपका ड्रीम है कि ये तो मैं करूंगा ही करूंगा महाराष्ट्र में, और अगर ये बीएमसी में आपका मेयर बना तो मुंबई में? देखिए महाराष्ट्र को तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर हम ले जा रहे हैं। देश की पहली $1 ट्रिलियन इकोनॉमी ये महाराष्ट्र होगा। देश का फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर ये मुंबई होगा। देश का डेटा कैपिटल नई मुंबई होगा। देश का जीसीसी कैपिटल ये पुणे, पिंपरी चिंचवड़ और नागपुर होगा। देश का मैन्युफैक्चरिंग ये पुणे, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर, नागपुर, गढ़चिरौली, हम गढ़चिरौली को देश का स्टील हब बनाएंगे। तो हमने ये टारगेट रखे हुए हैं कि महाराष्ट्र का 360 डिग्री, चाहे वो कोल्हापुर हो चाहे नंदुरबार हो, हर जगह हम लोग एक परिवर्तन ला रहे हैं। चलिए परिवर्तन